वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्राची, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बात करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले हमने रेवेन्यू में बात की थी कि रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश बाय ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, दैट इज सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस या फिर इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी की रेवेन्यू। हमने कहा चार चीजों पे ये एएस एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर कंस्ट्रक्शन की कोई रेवेन्यू आती है तो उस पे एएस एप्लीकेबल नहीं होता है, एएस 7 लगता है। अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो उस पे ये एएस एप्लीकेबल नहीं होता है, एएस 12 एप्लीकेबल होता है। फिर हमने कहा कि साहब अगर कोई हायर परचेज या लीज की रेवेन्यू है तो उस पे एएस एप्लीकेबल नहीं होता है, एएस 19 लगता है। या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी की इनकम है तो उस पे आईआरडीए एक्ट के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो फिर हमने कहा कि साहब सेल ऑफ गुड्स के केस में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड की जाएगी। तो सेल ऑफ गुड्स के केस में रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए तीन कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। कंडीशन नंबर 1, या तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए या रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए। कंडीशन नंबर 2, सेलर का कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए ट्रांसफर्ड गुड्स पे। एंड थर्ड, पैसा मिलने की कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने कहा साहब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस में स्पेशल कंडीशन उन पे अप्लाई एडिशनली हो जाती है। अब हमें पढ़ना है बेटा रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस। सर्विस के केस में आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, रेंडरिंग ऑफ सर्विस। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करें। तो कंडीशन नंबर 1, व्हेन दे दी जाए, और सेकंड वही सेम कंडीशन, देयर इज नो सिग्निफिकेंट uncertainty of collection of money, और पैसा मिलने की कोई भी सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी ना हो तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ली जाएगी। क्लियर। तो दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाए कि जब सर्विस परफॉर्म कर दी जाए, सर्विस दे दी जाए और पैसा मिलने की कोई भी अनसर्टेनिटी ना हो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ली जाएगी। क्लियर है, याद रह जाएगी दोनों कंडीशन सभी को। ये दोनों तो बेटा बेसिक कंडीशन, ये दोनों है बेसिक कंडीशन, लेकिन यहां भी कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं। यहां भी कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं। सभी ने नोट्स निकाल लिए। देखिए केस नंबर 1, केस नंबर
वन। एडिशनल केसेस, एडिशनल केसेस का केस नंबर 1 है एडवर्टाइजिंग एंड इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट एजेंसी। बेटा एडवर्टीजमेंट एजेंसी मतलब अपन बात कर लें, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल मैं आपके लिए बात करता हूं। मान लीजिए दैनिक भास्कर का एग्जांपल ले लेते, अपन एग्जांपल ले लेते हैं दैनिक भास्कर, क्योंकि उसका जो न्यूज़पेपर आता है उसमें एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। हम दैनिक भास्कर का एग्जांपल ले रहे हैं, दैनिक भास्कर के एग्जांपल में न्यूज़पेपर्स में ऐड आते हैं। तो मान लीजिए मैंने दैनिक भास्कर को कहा कि साहब मेरा पेपर में ऐड आना चाहिए हर क्वार्टर के एंड वाले दिन, मुझे क्वार्टर के एंड वाले दिन पेपर में अपना एक ऐड चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए, ठीक है। तो दैनिक भास्कर ने कहा ठीक है साहब, पूरे साल में 4 क्वार्टर के एंड आएंगे, तो आप हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए, चारों क्वार्टर के एंड वाले दिन पेपर में आपका ऐड आ जाएगा। ठीक है साहब, मैंने उन्हें 1 लाख रुपए का चेक बना के दे दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि दैनिक भास्कर अपने उस 1 लाख रुपए के रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेगा, कब रिकॉर्ड करना चाहिए? दैनिक भास्कर को अपनी 1 लाख रुपए की रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना चाहिए? हमने कहा है साहब, एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी अपनी एडवर्टीजमेंट से होने वाली रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेगी? तो मैंने दैनिक भास्कर को एक 1 लाख रुपए का चेक दिया है कि पेपर में क्वार्टर के एंड वाले दिन मेरा एड पब्लिश हो जाना चाहिए। तो बताइए कब रिकॉर्ड किया जाएगा? कंडीशन बताइए, 2 कंडीशन तो होती है। ध्यान से सुनिए, एक सेकंड। हाँ जी, तो हम कहते हैं कि साहब एडवर्टीजमेंट एजेंसी को रेवेन्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए जब वो एडवर्टीजमेंट पेपर में या जहां भी आपने एडवर्टीजमेंट दिया है वो पब्लिक के सामने अपीयर हो जाए, मतलब उस एडवर्टीजमेंट को पब्लिश कर दिया जाए। तो वो जैसे ही वो एडवर्टीजमेंट एक बार पब्लिक के सामने आ जाता है, फिर वो अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए पेपर में पब्लिश होता ही नहीं है, या पब्लिश होने से पहले ही मैंने कह दिया आज मेरा ऐड मत देना, तो क्या वो ऐड कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए एक बार अगर पेपर में पब्लिश हो गया या पब्लिक के सामने आ गया, तो हमें क्या मान लिया जाएगा? वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद हम उसे मना नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंसी। इंश्योरेंस एजेंसी मतलब आपने बेटा एलआईसी के एजेंट देखे, आपने एलआईसी के एजेंट देखे। इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है बेटा जो बिना एजेंट के होता ही नहीं है। मतलब जब तक आप किसी इंश्योरेंस एजेंसी या किसी इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस नहीं लेंगे, तब तक आप इंश्योरेंस करवा ही नहीं सकते। ये एक ऐसा बिजनेस है जो बिना एजेंट के होता ही नहीं है। क्लियर?
पहली चीज तो ये। अब इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी उस एजेंट को इंश्योरेंस के लिए कमीशन देती है, पक्का? तो एक बात बताइए, इंश्योरेंस एजेंट जो है उसके लिए रेवेन्यू क्या है? उसके लिए रेवेन्यू है उसको कंपनी से मिलने वाला कमीशन। इंश्योरेंस एजेंट के लिए रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू है कंपनी से मिलने वाला कमीशन। तो एक बात बताइए, वो अपनी कमीशन की रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेगा? चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। वो एजेंट आपके पास आया, सर इंश्योरेंस करा लीजिए, आपने फॉर्म भर दिया। वो एजेंट आपके पास आया, आपने फॉर्म भर के दे दिया और साथ में प्रीमियम के पैसे भी दे दिए। जब वो एजेंट आपके पास आया, आपने फॉर्म भर के दे दिया और आपने साथ में प्रीमियम के पैसे भी दे दिए। क्लियर? तो जब आपने प्रीमियम के पैसे भी दे दिए और आपने फॉर्म भर के भी दे दिया, तो फिर क्या अब वो पर्सन उस दिन अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा? या फिर दूसरा टाइम, वो पैसे ले जाके और फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट ले जाके उसने इंश्योरेंस कंपनी में जमा करा दिया और इंश्योरेंस कंपनी ने उसे पैसे जमा करने की रिसिप्ट दे दी, क्या तब वो अपना कमीशन रिकॉर्ड कर लेगा? या फिर जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी इश्यू कर दे उस दिन अपना कमीशन रिकॉर्ड करेगा? या फिर ईयर एंड पे अपना कमीशन रिकॉर्ड करेगा? चार सिचुएशन बता दी मैंने। पॉलिसी इश्यू होने ईयर एंड पे नहीं, नहीं, हाँ पॉलिसी। बोले बेटा मान लीजिए आपने साइन करके फॉर्म वगैरह सब कुछ दे दिया, पैसा भी दे दिया, लेकिन वो उस पैसे को इंश्योरेंस कंपनी में जब जमा कराने जाए तो कंपनी के हिसाब इस आदमी की पॉलिसी होगी नहीं, तो भी कुछ नहीं होगा, वो आपको पैसे और फॉर्म वापस ला के दे देगा। कई बार इंश्योरेंस कंपनी डॉक्यूमेंट्स और पैसा जमा कर लेती है, लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं तो पता चलता है कि इसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, तो भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार पॉलिसी इश्यू हो गई, इसका मतलब क्या उस एजेंट का काम पूरा हो गया? अगर एक बार पॉलिसी इश्यू हो गई तो क्या एजेंट ने अपना काम पूरा कर दिया? बिल्कुल पूरा कर दिया। तो एक जब भी पॉलिसी इश्यू हो जाती है तो एजेंट अपना कमीशन रिकॉर्ड कर सकता है, कमीशन की रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकता है। तो हमने दो एग्जांपल पढ़ लिए। सबसे पहला आपने बात की कि एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के केस में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड की जाती है? जब एडवर्टीजमेंट पब्लिक के सामने अपीयर हो जाए, पब्लिश हो जाए। और दूसरा इंश्योरेंस एजेंट, जब पॉलिसी इश्यू हो जाती है तो इंश्योरेंस एजेंट अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर है? हाँ जी। दूसरा ऑप्शन आता है फाइनेंशियल सर्विस का कमीशन। फाइनेंशियल सर्विस कमीशन ये क्या है बेटा? ये आप लोगों का काम है। आप लोग जब सीएमए बन जाएंगे और कोई आप में से ये सोचता है कि साहब मुझे तो जॉब नहीं करनी, मुझे तो प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस वाले आदमी का तो काम होता है साहब, चाहे वो सीए हो चाहे वो सीएमए हो, वो लोगों के प्रोजेक्ट फाइनेंस कराने का या लोगों को लोन दिलाने का काम भी करते हैं। ठीक है? तो मेरे पास एक पर्सन आया, सर मुझे बैंक से लोन चाहिए। मैंने कहा कितने रुपए का लोन चाहिए? उसने कहा 50 लाख रुपीस का लोन चाहिए। ठीक है, मैंने कहा दिला देंगे। मैंने उसके सारे डॉक्यूमेंट सेट किए, फाइल तैयार की, प्रोजेक्ट बनाया, सब कुछ बनाया और मैंने उसको कहा था 50,000 रुपीज फीस लगेगी सारा काम करने। ठीक है साहब, उसने कहा ओके।
मैंने उसका सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रेडी करके फाइल तैयार करके बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया। बैंक ने वो लोन सैंक्शन भी कर दिया। बैंक ने कहा कि साहब हम आपको लोन दे देंगे, लोन की इंटरेस्ट रेट होगी 15% और पैसा आपको दिया जाएगा अब से 6 महीने बाद में। मतलब योर लोन इज सैंक्शन एट द रेट ऑफ 15%, योर अमाउंट विल बी डिस्बर्स आफ्टर 6 मंथ। ठीक है साहब। अब एक बात बताओ, 3 अलग अलग सिचुएशन, मैं अपने 50,000 रुपए की रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करूंगा? जिस दिन मैंने सारा काम करके फाइल को सारी रिपोर्ट सब तैयार करके बैंक में जमा करा दिया, उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, या जिस दिन बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, या फिर जिस दिन बायर ने मतलब उस सैंक्शन को एक्सेप्ट कर लिया उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, या जिस दिन 6 महीने बाद उसको पैसा मिल जाता है उस दिन रिकॉर्ड करेंगे। 4 सिचुएशन है, जवाब दीजिए कब रिकॉर्ड करें? सबसे पहला, मैंने बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, दूसरा बैंक ने सैंक्शन कर दिया, सैंक्शन एक्सेप्ट होने पे वेट जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो हमने कहा कि साहब जब बैंक उस लोन को सैंक्शन, अब एक बात बताओ, बैंक ने लोन को सैंक्शन कैसे किया है? बैंक ने कहा 15% का इंटरेस्ट रेट, कल को बायर कहता है सर 15% का इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा है, 15% का इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा है, इस पे तो मैं लोन नहीं ले सकता, तो ठीक है, बैंक का सैंक्शन क्या काम आएगा? नहीं काम आएगा। या फिर बायर कहता है कि साहब मुझे तो आज लोन चाहिए था, 6 महीने बाद तो मैं लोन वापस पे करने वाला था, अब बैंक 6 महीने बाद मुझे पैसे देगा तो मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, तो 6 महीने बाद तो मेरे किसी काम ही नहीं आएगा। तो हमने क्या किया कि हमने कहा साहब लोन नहीं लेना। तो कब मेरा काम पूरा होता है? जब बैंक उस लोन को सैंक्शन कर दे और बायर उस सैंक्शन को एक्सेप्ट कर ले, हाँ साहब मुझे 15% पे लोन चलेगा, 6 महीने बाद देगा तो भी चलेगा, तो अब मेरा काम पूरा हो गया। अब चाहे उसे 6 महीने बाद पैसे मिल रहे हैं तो 6 महीने बाद में अपनी रेवेन्यू नहीं, मेरी रेवेन्यू आज पक्की हो गई कि साहब मुझे लोन दिलाना था, मैंने आपको लोन दिला दिया, सैंक्शन हो गया, आपने सैंक्शन एक्सेप्ट कर लिया, आपका एग्रीमेंट बन गया, मेरा काम हो गया। ठीक है, तो जिस दिन बैंक लोन सैंक्शन कर दे और बायर उस सैंक्शन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एडमिशन फीस। ये एडमिशन फीस कौन सी है बेटा? एडमिशन फीस कौन सी है? जैसे आपको जब मूवी देखनी हो तो आप उसके लिए टिकट्स परचेज करते हैं, एंटर करने के लिए, थिएटर में एंटर करने के लिए आप टिकट्स परचेज करते हैं। चलिए इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा। मान लीजिए
आज क्या डे है? आज है थर्सडे। अगले फ्राइडे को, अगले फ्राइडे को थिएटर में एक मूवी लगने वाली है। नेक्स्ट फ्राइडे मतलब नेक्स्ट वीक में जो फ्राइडे आने वाला है, उस फ्राइडे को एक नई मूवी लगने वाली है। आप अभी गए साहब बुक माई शो पे और आपने जाके अगले फ्राइडे को नाइट 9 to 12 का शो बुक करा दिया। ठीक है, बुक कराते हैं तो टिकट का पैसा भी तुरंत कट जाता है। क्लियर? तो आप बताइए, जो बुक माई शो है वो अपनी रेवेन्यू, उसने मान लीजिए आपसे 250 रुपीज लिए हैं टिकट के, तो वो अपनी 250 रुपीज की रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करे? 250 रुपीज की रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करे? क्या आज रिकॉर्ड कर लेगा? क्या आज रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, या जिस फ्राइडे को मूवी लगने वाली है उस फ्राइडे को रिकॉर्ड करना चाहिए? और अगर उस फ्राइडे को रिकॉर्ड करना चाहिए तो उस फ्राइडे को नाइट को 9 o'clock करना चाहिए या 12 o'clock करना चाहिए? प्रेरणा 9 o'clock, बाकी लोग? शशांक 9 o'clock। अच्छा एक बात बताओ बेटा, 9 o'clock उन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली, आप थिएटर में एंटर कर गए और हाफ एन आवर के बाद में उनके स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ गई या इंटरवल में उनकी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो आप एक बात बताइए, अब उस स्क्रीन पे मूवी नहीं चल सकती, तो क्या आप अपना टिकट का पैसा वापस लेंगे या नहीं लेंगे? वो आपको कहते हैं सर कल आके देख लेना, आप कल आके देखोगे अपने टिकट का पैसा वापस लोगे? वापस ले लेंगे। क्या उन्हें आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? तो सेल तो कैंसिल हो जाएगी। अच्छा मान लीजिए 12 o'clock तक मूवी सही सलामत चली, लेकिन आप मूवी देखने गए ही नहीं, अब आप उनसे पैसे वापस मांग सकते हैं क्या? 12 o'clock तक पूरी मूवी सही से आराम से चली, खत्म हो गई, नहीं, तो वो अपनी रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? जब वो मूवी परफॉर्म हो जाए, जब वो मूवी परफॉर्म हो जाए। मैंने आपको क्या कहा है, कंडीशन क्या है? व्हेन सर्विस इज परफॉर्म्ड, तो जब सर्विस परफॉर्म हो जाए, मतलब रेवेन्यू कब रिकॉर्ड की जाएगी? जब वो परफॉर्मेंस, अब ये मूवी भी हो सकती है, ये कोई कंसर्ट भी हो सकता है, ये कोई आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस भी हो सकती है, तो हर चीज के लिए ये एप्लीकेबल है, जब वो सर्विस परफॉर्म हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्यूशन फीस, ये तो आपकी बात है, ट्यूशन फीस। बेटा ट्यूशन फीस की रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करनी चाहिए? अब बेसिकली ये जो प्रोविजन है ये स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए है, ठीक है, ये जो प्रोविजन है वो बेसिकली स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए है। तो वहां पे क्या लिखा गया है? अच्छा एक बात बताओ, स्कूल ने आपको कह रखा है कि साहब एडमिशन के 1 महीने बाद आपको पूरी फीस डिपॉजिट हो जानी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि जो भी इंस्टीट्यूट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इंस्टीट्यूट अपने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा। जैसे स्कूल ने आपको कहा कि हाफ फीस पहले दिन जिस दिन आपका एडमिशन होता है और हाफ फीस आफ्टर 1 मंथ, तो ये कहता है कि स्कूल अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा उस दिन। क्यों कर लेगा? क्योंकि इनको पता है कि हर पर्सन को उस फीस का पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्या आज तक किसी की स्कूल की फीस ड्यू है क्या? नहीं।
क्योंकि स्कूल के पास वो रेवेन्यू रिसीव हो ही जाती है। अगर उस दिन नहीं होती है तो बाद में हो जाती है, वरना जिस दिन एग्जाम आनी होती है, एडमिट कार्ड चाहिए होता है, उस दिन स्कूल आपसे फीस ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे कहा गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने इंस्ट्रक्शन वाले दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा। चलिए, एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस, ये आपने एनपीओ में पढ़ रखा है। एंट्रेंस फीस को कब रिकॉर्ड किया जाता है? बोले एंट्रेंस फीस बेटा रेवेन्यू होती नहीं है, एंट्रेंस फीस जनरली एक बार मिलती है, और एक बार मिलती है तो वो कैपिटलाइज की जाती है। क्लियर? एंट्रेंस फीस को जनरली कैपिटलाइज किया जाता है क्योंकि वो वन टाइम रिसिप्ट होती है। हाँ, अगर रेगुलरली मिल रही है तो जब मिल जाए तो आप उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर? मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस को कब रिकॉर्ड किया जाएगा? मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। अब मेंबरशिप फीस अगर हर साल मिलती है तो जब भी ड्यू हो जाए तब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर लाइफ मेंबरशिप फीस मिलती है तो उसका एक हिस्सा हर साल रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। ओके, ये चीज, ये प्रोविजन आपने एनपीओ में पढ़ा था। तो ये थे आपके सर्विस से रिलेटेड एग्जांपल्स। क्लियर है? रेंडरिंग ऑफ सर्विस, तो सिंपल सी रेंडरिंग ऑफ सर्विस में दो ही बातें ध्यान रखनी है, सर्विस परफॉर्म हो जाए और पैसा मिलने की कोई अनसर्टेनिटी ना हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो साहब। सर्विस परफॉर्म होने से पहले मत करो, और पैसा मिलने की अनसर्टेनिटी है तो मत करो, हर जगह यही केस अप्लाई हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आती है बेटा इंटरेस्ट की रेवेन्यू। अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्ट की रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हो? सबसे पहले तो ये बताओ, ड्यू बेसिस पे करते हो या रिसिप्ट बेसिस पे करते हो? जब मिलता है तब इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, जब ड्यू हो जाता है तब रिकॉर्ड कर लेते हैं? ड्यू बेसिस पे, और उसकी कैलकुलेशन हमेशा टाइम के हिसाब से करते हैं, उसकी कैलकुलेशन हमेशा टाइम के हिसाब से करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन टाइम प्रपोर्शन बेसिस। इंटरेस्ट की रेवेन्यू को टाइम प्रपोर्शन बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, रॉयल्टी की रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? आपने सबने रॉयल्टी का चैप्टर पढ़ लिया। रॉयल्टी में रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं? हम कौन सी अमाउंट को पीएनएल में ट्रांसफर करते थे? एक्चुअल रॉयल्टी को, एक्चुअल रॉयल्टी को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाता था। ठीक है, क्या मिलना जरूरी होता है या नहीं होता? क्या अक्रूवल बेसिस पे किया जाएगा या रिसिप्ट बेसिस पे किया जाएगा? अक्रूवल बेसिस पे, एक्चुअल रॉयल्टी अक्रूवल बेसिस पे। अब उसमें कितना आपका जो है आपने टाइम दिया है, सेट ऑफ कितना किया जाएगा, वो सब एग्रीमेंट में। तो जो भी आपके एग्रीमेंट में टर्म्स डिसाइड की गई है, उन टर्म्स के हिसाब से अक्रूवल बेसिस पे रॉयल्टी को रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, लास्ट केस आता है बेटा डिविडेंड। डिविडेंड की रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे? अब डिविडेंड में अलग अलग केस आते हैं बेटा। जब डिविडेंड को प्रपोज्ड कर दिया जाए तब, जब डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया जाए तब, या जब डिविडेंड रिसीव हो जाए तब। जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तब किया जाएगा, या डिविडेंड रिसीव हो जाता है तब किया जाए, डिक्लेयर हो जाता है, प्रपोज्ड हो जाता है, या रिसीव हो जाता है। तीन सिचुएशन। तो ये कहते हैं कि बेटा प्रपोज्ड किया गया। अब अगर कोई प्रपोजल रखा गया है तो जरूरी नहीं है वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन अगर एक बार कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है
तो फिर उसे वो डिविडेंड कंपल्सरीली पे करना पड़ता है। तो एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए तो आप अपनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए आपके नोट्स पे आइए। आपके नोट्स में कुछ नोट लिखे हुए हैं, कुछ नोट लिखे हुए हैं। देखिए नोट नंबर 1, पहला नोट जो लिखा हुआ है, इफ डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट and buyer takes title and accept billing, then revenue should be recognized immediately, but goods must be in the hand of seller, identified and ready for delivery at the time of recognition of revenue। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए बेटा आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आपको एक गाड़ी खरीदनी है, लेकिन गाड़ी की डिलीवरी आपको अभी नहीं चाहिए, गाड़ी की डिलीवरी आपको चाहिए 1 महीने बाद। ठीक है, हमें एक गाड़ी खरीदनी है लेकिन गाड़ी की डिलीवरी अभी नहीं चाहिए, अभी तो पापा को मनाया ही नहीं है, पहले पापा को मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि मैं गाड़ी खरीद रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैं गाड़ी के शोरूम पे गया, मैंने गाड़ी पसंद कर ली। अब एक्चुअली आपको क्या, आप जब शोरूम पे जाते हो तो आपको वही वाली गाड़ी दिखाई जाती है जो आपको जो पीस उन्हें देना होता है, या सारी गाड़ियां एक जैसी होती है, वो एक गाड़ी आपको दिखा देते हैं, मतलब जो मॉडल आपको लेना है, फिर आपको जो गाड़ी मिलने वाली होती है वो उस मॉडल की दूसरी गाड़ी होती है। 99% ऑप्शन में दूसरी गाड़ी होती है। ठीक है, हाँ कई बार एक ही स्टॉक में और आप तुरंत लेके जाने वाले हैं तो आपको वही गाड़ी दे देंगे, अदरवाइज उनके पास जो एक गाड़ी वहां पे शोरूम में लगी हुई है वैसे की वैसी दूसरी गाड़ी आपको गोडाउन में से निकाल के दे दी जाती है। क्लियर? बेटा जवाब यस नो, ठीक है। चलिए अब हमने कहा कि साहब आपने गाड़ी पसंद कर ली, आपने गाड़ी पसंद कर ली, उनको पैसा भी दे दिया, आपने गाड़ी पसंद कर ली, उनको पैसा भी दे दिया, बिल भी बन गया, फॉर्म्स भी साइन हो गए, सारा काम हो गया। सब कुछ होने के बाद आप उन्हें कहते हो भैया गाड़ी हमें अभी नहीं चाहिए, मतलब आपने उनको बता दिया था कि सारा फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, सारे काम कर लो, लेकिन गाड़ी की डिलीवरी हम आपसे 1 महीने बाद में लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली अभी शोरूम वाले के पास भी गाड़ी नहीं है, लेकिन उसने सारा काम इसलिए पूरा कर लिया कि उसको पता है इनको गाड़ी 1 महीने बाद चाहिए। अब एक बात बताओ, वो अपनी रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करे? सारा काम आज हो चुका है, उसके पास गाड़ी आएगी अब से 10 दिन बाद, और आप वहां से गाड़ी लेके जाएंगे 1 महीने बाद। सारा काम आज हो चुका है, रेवेन्यू आज रिकॉर्ड की जाए, आज के 10 दिन बाद की जाए, या आज के 1 महीने बाद की जाए? 10 दिन बाद रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? इमिडिएटली शशांक, इमिडिएटली सेल रिकॉर्ड कर ली और कल को पता चला कि वो गाड़ी स्टॉक में ही नहीं है और आएगी भी नहीं, अब क्या करोगे? क्या सेल कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा लास्ट में जाके? तो रिकॉर्ड में कब रिकॉर्ड, एक बार जैसे ही मेरे पास स्टॉक आएगा, मैं जो गाड़ी मैंने सेल कर रखी है उसे साइड में रख दूंगा कि साहब एक गाड़ी तो हमारी सेल हो रखी है। तो हम कहेंगे जैसे ही, अगर आज उसके पास गाड़ी स्टॉक में पड़ी होती तो वो आज ही सेल रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन तो हम आंसर क्या देंगे, सेल तभी रिकॉर्ड की जाएगी
या इमीडिएटली रिकॉर्ड कर ली जाएगी जब उसके पास वो गाड़ी रेडी फॉर डिलीवरी, मतलब वो गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी हो। अगर गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी नहीं है तो सेल तब रिकॉर्ड की जाएगी जब गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी हो जाता है। डन। चलिए नोट नंबर 2। अब पहले नोट नंबर 2 को समझते हैं। नोट नंबर 2 आपको क्या कहते हैं? नोट नंबर 2 बेटा, आप कभी, मैं वापस से वही एग्जांपल लेता हूं, कल भी लिया था आपने। आप अपनी कॉलोनी में या अपने नियरेस्ट किसी क्लोथिंग की शॉप पे गए हैं। जब आप वहां जाते हैं तो कई बार वहां पे एक साइड में कुछ गुड्स रखा हुआ होता है किसी बॉक्स में, और सेलर आपको, आप जब उसको देखने लगते हो तो सेलर मना कर देता है, उसको रहने दो, अभी उसका बिल नहीं आया। ऐसा होता है कई बार कि अभी उसकी रेट आई नहीं है, पता नहीं है वो कितने रुपए का है, तो आप उसको रहने दो, ऐसा हो जाता है। हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक और प्रॉब्लम है। उसके बाद तो हमें वो ही चाहिए, बाकी हमें कुछ पसंद ही नहीं आता है, चाहे वो कैसा भी था, लेकिन अचानक से हमें वही पसंद आने लग जाता है कि ये तो बहुत अच्छा है, अब तो हमें यही चाहिए। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। वो आपको अचानक से वही वो दिखाई देता है कि अब तो यही चाहिए। अब आप उस सेलर को कहते हैं, क्या कहेंगे कि साहब आप एक काम कीजिए, देखो हमें तो यही पसंद आ रहा है, आप हमें यही वाला दे दीजिए। आप अभी इसका एक टेंटेटिव अमाउंट ले लीजिए हमसे, से एक अप्रोक्स अमाउंट ले लीजिए। अगर कम हो तो हमें वापस दे दीजिएगा, और ज्यादा हो तो हमसे और ले लीजिएगा। ऐसा कह सकते हैं मुझे? अब होगा क्या? मान लो उसने आपको कहा, उस सेलर ने, कि ठीक है मैं आपसे एक डेनिम रखी है, उसके 1500 चार्ज कर रहा हूं। उसने 1500 के हिसाब से, अब जो चीज आपके साथ है वो उस दिन सारे कस्टमर के साथ होती है, तो उसे पता चला उसने 100 कस्टमर्स को 1500 पे डेनिम सेल कर। डन। और सब उसे वही बात कह के गए थे। अब जब रेट लिस्ट आई उसके पास, तो उसे पता चला कि साहब वो डेनिम तो 1700 में सेल करनी चाहिए, उसका प्राइस होना चाहिए था 1700, उसने दे दिया 1500। इसका मतलब उसे 200 रुपीज और लेने, उसे 200 रुपीज पर कस्टमर से और लेने। उसने पहले सेल रिकॉर्ड की थी 1500 पे, तो अब उसे पता चल गया 100 डेनिम सेल कर रखी है, एक डेनिम पे 200 के हिसाब से और मिलने हैं, मतलब टोटल 20,000 रुपीज। अगर इसको कॉन्सेप्ट में लिखना चाहे, अगर इसको कॉन्सेप्ट में लिखना चाहे तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि साहब 20,000 रुपीज की सेल और रिकॉर्ड कर लीजिए। क्या वो अपनी 20,000 रुपीज की सेल को और रिकॉर्ड कर सकता है? या कर सकता है तो कब करेगा? हम इसे ये कहते हैं कि साहब अगर कभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, अगर कभी प्राइस चेंज हो जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो क्या उसकी वजह से बढ़ने वाली सेल को रिकॉर्ड किया जा सकता है क्या?
कर सकता है पेमेंट रिसीव होने के बाद में। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर दोनों तरीके से देना होता है, इसका आंसर दोनों तरीके से देना होता है। क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं कि सेलर कैन रिकॉर्ड द रेवेन्यू इमीडिएटली, सेलर कैन रिकॉर्ड द रेवेन्यू इमीडिएटली इफ, इमीडिएटली के साथ इफ भी लगा दिया, इफ ही हैज एबिलिटी टू कलेक्ट द मनी, अगर उसके पास पैसा कलेक्ट करने की एबिलिटी, उसे पता है कि उसका पैसा आ जाएगा, कंफर्म है, तब तो वो रिकॉर्ड कर सकता है। और अगर उसे लगता है कि साहब इफ ही डजंट हैव एबिलिटी, तो फिर व्हेन अमाउंट इज कलेक्टेड, रिकॉर्ड द रेवेन्यू व्हेन द अमाउंट इज कलेक्टेड। ठीक है साहब, तो दो कंडीशन है, अगर सेलर को लगता है कि एबिलिटी है कि पैसा कलेक्ट कर सकता है तो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर ले, अदरवाइज व्हेन अमाउंट इज कलेक्टेड, जब पैसा कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? इसका कोई एग्जांपल दो ना, इसका कोई एग्जांपल। एक बात बताओ बेटा, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या जो लोग उससे डेनिम लेके गए थे वो उसे 200 देंगे क्या? क्या जो उससे डेनिम लेके गए थे वो 200 रुपीज देंगे क्या उसे? कोई देगा कोई नहीं देगा बेटा, कोई नहीं देगा, ये मान लो आप। पता है क्यों? जिस दिन वो 200 और मांगेगा ना, उस दिन वो डेनिम सबसे खराब हो जाती है। भैया वो तो उस दिन ही अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी नहीं निकली, वो तो 1500 भी ऐसे ही लग गए। उस दिन ये होता है प्रैक्टिकली, मैं एक बात कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है। तो जनरली उसके पास पैसा कलेक्ट नहीं होगा, अगर पैसा कलेक्ट हो जाता है या जितना हो जाता है वो उतनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, वो उतनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेगा। डन। दूसरा एग्जांपल, अब मैं कहता हूं बेटा मान लीजिए एक गैस एजेंसी है, एक गैस एजेंसी है। अभी गवर्नमेंट ने कहा कि अभी जो भी लोग सिलेंडर लेंगे, गैस का सिलेंडर लेंगे, उसका प्राइस डिसाइडेड नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने आज की डेट में कोई प्राइस डिसाइड नहीं कर रखा। तो क्या आज जिसके घर पे गैस खत्म हो गई और वो गैस सिलेंडर लाने एजेंसी में जाएगा, तो क्या एजेंसी वाला उसे ये कह देगा कि हम आज तो सिलेंडर नहीं देंगे क्योंकि आज प्राइस डिसाइडेड नहीं है, जब प्राइस डिसाइड हो जाए तब आप सिलेंडर लेने आए? ऐसा तो नहीं कहेगा, सिलेंडर तो देना पड़ेगा, उसके घर पे खाना कैसे बनेगा। डन। तो वो भी उससे क्या करता है, एक टेंटेटिव अमाउंट चार्ज कर देता है, जो पहले से प्राइस चल रहा था वो प्राइस उन्होंने चार्ज कर दी। अब ये काम गवर्नमेंट को प्राइस डिसाइड करने में 15 डेज लग गए। 15 डेज बाद गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड किए कि पिछले 15 डेज में जिन्होंने भी सिलेंडर लिया है उनको 25 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना, मतलब रेट जो डिसाइड किया वो 25 ज्यादा किया। क्या वो एजेंसी वाला पिछले 15 डेज में जितने भी सिलेंडर उसने दिए उन सब पे 15 रुपीज एक्स्ट्रा के हिसाब से अपनी सेल रिकॉर्ड कर लेगा क्या? जल्दी बताइए। क्या गैस एजेंसी वाला 25 रुपीज जो एक्स्ट्रा है उस 25 एक्स्ट्रा के हिसाब से अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा क्या? प्राची बिल्कुल कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि उसे पता है सभी लोगों को वो पैसा देना पड़ेगा। जब आप उसके पास अगला सिलेंडर लेने जाओगे तो वो आपको अगला सिलेंडर तभी देगा जब आप वो 25 पे करोगे, और ये हमारा कंपल्सन है कि साहब हमें उसी से सिलेंडर लेना है और हमको उसको 25 देने हैं,
इसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, उसकी एबिलिटी है पैसा कलेक्ट करने की, उसको पता है कि मैं ये पैसा कस्टमर से कलेक्ट कर सकता हूं, कस्टमर को देना पड़ेगा। तो मैं आपको कह रहा हूं अगर कस्टमर की एबिलिटी है कलेक्ट करने की तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, और अगर एबिलिटी नहीं है कलेक्ट करने की तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेगा, तब करेगा जब उसे पैसा मिल जाए। क्लियर है, समझ गए? डिस्क्लोजर ये कहता है अगर कोई रेवेन्यू रिसीव ओनली पोस्टपोन्ड हो जाए, मतलब आज आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, बाद में करना चाहते हो, तो आप उसका रीजन बताना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब सारी कंडीशन पूरी है, फिर भी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, बाद में करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक वैलिड रीजन प्रेजेंट करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा। डन। तो ये आपका पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक सिंगल क्रक्स में लिखते हैं। अगले 2 मिनट में हम पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक साथ समझते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या था? आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था कि साहब, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश में उन्होंने कहा साहब 3 जगह से रेवेन्यू आ सकती है, सेल ऑफ गुड से, रेंडरिंग ऑफ सर्विस से, और इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी। सेल ऑफ गुड से अगर 3 कंडीशन पूरी हो जाए तो ऑनरशिप या रिस्क एंड रिवार्ड, सेलर का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और पैसा मिलने की अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए। रेंडरिंग ऑफ सर्विस, सर्विस परफॉर्म हो जाए, पैसा मिलने की कोई अनसर्टेन नहीं हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए। इंटरेस्ट अक्रूअल बेसिस पे टाइम प्रपोर्शन में। रॉयल्टी अक्रूअल बेसिस पे एग्रीमेंट के हिसाब से। और लास्ट जो हमने कहा डिविडेंड, डिविडेंड की रेवेन्यू कब रिकॉर्ड की जाएगी? डिविडेंड की रेवेन्यू जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए। अगर कोई प्राइस चेंज हो जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, मतलब पीछे की डेट से प्राइस चेंज हो जाता है, तो उसकी रेवेन्यू कब रिकॉर्ड की जाएगी? इमीडिएटली रिकॉर्ड कर ली जाएगी अगर सेलर की एबिलिटी है पैसा कलेक्ट करने की, और अदरवाइज जब पैसा मिल जाए तब रिकॉर्ड की जाएगी। ये आपका है पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। क्या सभी को लाइन वाइज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है? चलिए, अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, फटाफट से देखते हैं। आप मुझे जवाब देंगे, जो भी पर्सन जवाब देगा वो बोल के जवाब देगा, लिख के जवाब नहीं देगा, ठीक है? मुझे बता दें किसको भी जवाब देना है, वो यस लिखे, ठीक है? मैं अपने आप पूछ लूंगा किसको जवाब देना। प्रॉब्लम नंबर 1, when can revenue be recognized in case of transaction of sale of goods? सेल ऑफ गुड्स के केस में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? सेल ऑफ गुड्स के केस में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज की जाती है? प्रेरणा, बेटा बहुत सारा लिखना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं लिखने के लिए केवल इसलिए मना कर रहा हूं कि आपको लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए राघव, राघव आप बता दीजिए। शशांक, शशांक, शशांक,
शशांक, चलिए मैं ही बता देता हूं। सेल ऑफ गुड्स के केस में रेवेन्यू तब रिकॉर्ड की जाती है जब तीन कंडीशन पूरी हो जाए। तीन कंडीशन कौन कौन सी? ऑनरशिप या रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए, सेलर का कोई भी इफेक्टिव कंट्रोल ना हो, और तीसरा पैसा मिलने की कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी ना हो, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ली जाती है। इतना आंसर आपको देना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है VS Limited has recognized 10 lakh on accrual basis from dividend on units of mutual fund of the face value of 10 lakh 50 lakh held by it at the end of the financial year 31st March 2016। ये कहता है VS Limited ने 10 लाख रुपए की डिविडेंड की रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया। कब रिकॉर्ड किया है? 31 मार्च 2016 को, जबकि डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था 20% की रेट से 15 जुलाई 2016 को, और डिविडेंड प्रपोज्ड किया गया था 10 अप्रैल 2016 को। मतलब हमने डिविडेंड रिकॉर्ड कर लिया प्रपोज्ड करने से पहले और डिक्लेयर करने से पहले। क्या जो ट्रीटमेंट किया गया है वो ट्रीटमेंट सही है या गलत है? क्या जो ट्रीटमेंट किया गया था वो ट्रीटमेंट करेक्ट गलत ट्रीटमेंट है? कब रिकॉर्ड करना चाहिए था? कब रिकॉर्ड करना चाहिए था? जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए, मतलब करना चाहिए था 15 जुलाई 2016। डिविडेंड रिकॉर्ड करना चाहिए था 15 जुलाई 2016। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एवीएस लिमिटेड सोल्ड फार्म इक्विपमेंट थ्रू इट्स डीलर्स। एवीएस इक्विपमेंट एक कंपनी, एवीएस लिमिटेड एक कंपनी है जो फार्म इक्विपमेंट्स, खेतों के इक्विपमेंट सेल करती है डीलर के थ्रू। वन ऑफ द कंडीशन इज डेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन 14 days। जब वो अपने डीलर को सामान बेचती है तो एक कंडीशन है कि 14 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा, और इन द इवेंट ऑफ डिले, अगर डीलर पेमेंट करने में डिले करते हैं तो 15% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। द कंपनी हैज नॉट रियलाइज इंटरेस्ट फ्रॉम डीलर्स इन द पास्ट। लेकिन आज तक किसी भी डीलर ने उन्हें इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, मतलब वो किसी डीलर से इंटरेस्ट ले ही नहीं पाए। डीलर कहते हैं भैया इंटरेस्ट चाहिए तो अपना सामान भी वापस ले जाओ, नहीं ले पाए। लेकिन हाउएवर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, वो कहते हैं इस साल हम इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे जितना भी इंटरेस्ट डीलर में बाकी है। तो वो कहते हैं साहब डीलर के बैलेंस पे जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो इंटरेस्ट का अमाउंट आता है 9 लाख। तो एवीएस लिमिटेड 9 लाख की रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना चाहती है। क्या एवीएस लिमिटेड को इस साल 9 लाख की रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना चाहिए? तो ध्यान से सुनिए, करना चाहिए। सुनिए, ये कहता है बेटा कि इंटरेस्ट की रेवेन्यू को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन इन द गिवन केस there is a significant uncertainty of the collection of money because company has not realized interest from dealer in the past। कंपनी आज तक डीलर से इंटरेस्ट रियलाइज नहीं कर पाई है, तो आप कैसे कह सकते हो कि इस साल रियलाइज कर लेंगे? और आप अगर इतना ही श्योरली कहते हो तो जब मिल जाए तब रिकॉर्ड कर लेना। तो हमने कहा
कि इंटरेस्ट की रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, बट इन द गिवन केस company doesn't realize interest from the dealer in the past, hence there is a significant uncertainty of the collection of money, hence interest should not be recognized on accrual basis. Okay, तो इंटरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पैसा कलेक्ट होने की सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है. ओके, हाँ तब रिकॉर्ड करेंगे जब रिसीव हो जाए, ये तब रिकॉर्ड करेंगे जब रिसीव हो जाए. बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 4, एक कंपनी है अंकित कंपनी लिमिटेड, यूज्ड सर्टेन रिसोर्स ऑफ सुरेश लिमिटेड. अंकित लिमिटेड कंपनी सुरेश लिमिटेड के कुछ रिसोर्स को यूज करती है, ठीक है, और उसके बदले में सुरेश लिमिटेड को अमाउंट मिलता है 10 लाख एंड 15 लाख एज इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी. मतलब अंकित लिमिटेड सुरेश लिमिटेड को 10 लाख रुपए तो देती है इंटरेस्ट के लिए और 15 लाख रुपीस देती है रॉयल्टी के लिए 2012-13 में. तो क्या सुरेश लिमिटेड को इस इंटरेस्ट और रॉयल्टी को रेवेन्यू में रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हम जवाब दे देंगे कि सुरेश लिमिटेड शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन टाइम बेसिस और रॉयल्टी रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस एज पर एग्रीमेंट. तो इनके एग्रीमेंट में जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से अक्रूवल बेसिस पे कर लीजिए और इंटरेस्ट की रेवेन्यू को टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड कर लीजिए. ठीक है, रूल बताना है केवल. डन. हाँ जी, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एडवाइस वीएस लिमिटेड. वीएस लिमिटेड आपका एडवाइस चाहता है. क्या एडवाइस चाहता है? अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग in the final statement of accounts for the year ended 31st March as a result of the recently announced price revision granted by the government of India. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई प्राइस चेंज कर दी विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से चेंज किया है? 1 जुलाई 2015 से, मतलब अब से 9 मंथ्स पहले से प्राइस चेंज कर दी. The company stand to receive 15,20,000 from its customer in respect of sales made in 15-16. मतलब पिछले साल में कंपनी ने जो सेल रिकॉर्ड की है उस सेल में कंपनी को इस रिवीजन की वजह से 15,20,000 रुपीज और रिसीव होने वाले. अब आप ये बताइए क्या कंपनी को 15,20,000 की सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो बोले एज पर AS 9, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, इफ VS लिमिटेड is ability to collect the money from the customer then record immediately, otherwise when amount is received. क्लियर? तो सिंपल सा आंसर देना है. अगर VS लिमिटेड की एबिलिटी है कि वो कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर सकती है तो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर ले, और अगर एबिलिटी नहीं है तो जब पैसा मिल जाए तब रिकॉर्ड कर ले. क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6. Advise VS Limited about the treatment of following in final statement of account for the year ended 31st March 2013. A claim lodged with railway in March 2013 for the loss of goods for rupees 20 lakh
had been passed for payment in March 2016. No entry passed in the books of company which the loss claim is lost. देखिए मार्च 2013 में मेरा कोई माल डिस्ट्रॉय हो गया, कितने रुपए का माल था, 20 लाख रुपए, और मैंने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम कर दिया, क्लेम के लिए पैसा मांग लिया। वो क्लेम का पैसा मेरा क्लेम पास हुआ है 2016 में, और कितने रुपए का क्लेम पास हुआ है, 15 लाख का। क्वेश्चन कहता है कि 2013 में आपने कोई भी एंट्री नहीं की थी, मतलब कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं की थी। तो सबसे पहले तो ये बताइए 2013 में रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करके मैंने कोई गलती की थी या मैंने सही ट्रीटमेंट किया? सही ट्रीटमेंट किया। देखो मैं कहता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी, मेरा कोई माल था, मेरा कोई गुड्स था जो 2013 में डिस्ट्रॉय हो गया, मेरा कुछ गुड्स था जो 2013 में डिस्ट्रॉय हो गया, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम कर दिया 20 लाख रुपीस। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पास किया है 2016 में, और मैंने 2013 में कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं की थी। तो अब ये आपसे, मैं, इसने तो पता नहीं क्या पूछा है, मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं। इसने तो एक ही पूछा है 2016 में आप क्या करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या 2013 में आपने क्लेम रिकॉर्ड ना करके कोई गलती की थी क्या? नहीं, आपने कोई गलती नहीं की, आपने बिल्कुल सही ट्रीटमेंट किया। 2016 में क्या आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कितने अमाउंट पे करनी चाहिए, 20 लाख या 15 लाख? 15 लाख। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एज पर AS9 रेवेन्यू फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द क्लेम इज पास्ड। तो क्लेम पास हुआ है इन द गिवन क्वेश्चन, क्लेम इज पास्ड इन 2016, hence revenue should be recognized in 2016 with rupees 15 lakh. ओके, इतना सा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, ये चार क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे, ये चार क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे, इनके आंसर भी सोचेंगे। ठीक है, और मैं आज आपको एक होमवर्क देता हूं। इन 10 के 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो वो वाले जो मैंने आपको आंसर भी समझा दिए, और 4 क्वेश्चन वो वाले जो आपको पढ़ने और आंसर देने। इन 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर आप प्रॉपरली लिख के मुझे भेजेंगे। ठीक है, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले रूल लिखे कि AS9 क्या कहता है, और फिर अपना कंक्लूजन लिखे कि साहब क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। एफेक्ट कल मिलेंगे सेम टाइम, जिसकी कॉस्ट की क्लास है, कॉस्ट की क्लास में मिलेंगे 4:30, कॉस्ट की क्लास के लिए मिलेंगे 4:30। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।